नमस्कार साथियों, मैं डी कुमार आपका इस ज्ञानालय प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं जो एक्ट, वो 1853 का एक्ट है। आज का एक्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो आज आप बिना स्किप किए हुए जो 10-12 मिनट का वीडियो होगा उसको देखिए, और इसके बाद आप अपना जो कुछ भी होगा वो मूल्यांकन करिए कि आज आपको इस वीडियो से क्या कुछ गेन हुआ। तो साथियों, देर ना करें और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। और इसमें हम लोग जो कि आप देख ही रहे हैं, जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं 1853 का अधिनियम पढ़ने चल रहे हैं। साथियों, 1853 का अधिनियम जो है ये कंपनी के शासनकाल के दौरान लाया गया आखिरी अधिनियम है। इसके बाद कंपनी को कोई अधिनियम, जो अगर आप देखेंगे कि कंपनी के शासनकाल में और कोई अधिनियम आया हो, तो ऐसा कोई अधिनियम आया नहीं, क्योंकि कंपनी के शासनकाल के दौरान का यह आखिरी अधिनियम 1853 जो है। इसके बाद का जो अधिनियम आता है 1858 का अधिनियम आता है, तो इसलिए यह आखिरी अधिनियम होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बस इतना कंसेप्ट रखिए कि यह 1853 का अधिनियम कंपनी के शासनकाल का आखिरी अधिनियम रहा। एक कंटेंट आपको याद होता है, दूसरा कंटेंट आप ध्यान दीजिएगा। इस एक्ट के तहत जो प्रावधान किए गए, इस एक्ट के तहत एक प्रावधान, पहला प्रावधान यह किया गया कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों को अलग करते हुए एक नई संस्था बनाई गई विधायिका की। उसको कहा गया विधान परिषद, या आप कह सकते हैं कि भारतीय विधान परिषद, जो कि पूरे भारत के लिए कानून बनाने का कार्य करती थी। इस तरह से इसको जो कार्य सौंपा गया, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का कार्य सौंपा गया। और इसके अलावा इसका जो नाम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विधायिका है, और ये ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आप कह सकते हैं इसको, भारतीय विधान परिषद। साथियों, इसमें जो सदस्य कुल थे, वह कुल सदस्यों की संख्या जो थी 12 थी। अब इस 12 सदस्यों में क्या किया जाता है, कुछ स्थानीय प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है। ये काम बहुत अच्छा किया जाता है कि जो प्रांतीय सरकारें थीं उनसे भी कहा जाता है कि आप अपने कुछ प्रतिनिधियों को भेजिए और यहाँ पे हम उनको शामिल कर लेंगे। तो इस तरह से केंद्रीय विधायिका आप कह सकते हैं आप, जो कि आज संसद के रूप में जानी जाती है। और ये अगर आप देखेंगे विधान परिषद है, तो साथियों इस विधान परिषद से आप भ्रमित मत होइएगा। वर्तमान में जो विधान परिषद है वो राज्य लेवल पर है। कहाँ पे है? राज्य लेवल पर है। केंद्र पे कौन सा चला गया है? वहाँ पे लोकसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा। तो इस चीज़ से भ्रमित मत होइएगा। ये विधान परिषद जो है भारतीय विधान परिषद है, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 12 थी। तो 12 सदस्य जो नियुक्त किए गए थे, या 12 सदस्यों का सीट जो यहाँ पे निर्धारित किया गया, इसमें से कुछ क्या किया गया, स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रणाली को भी प्रारंभ करके जो स्थानीय जो संस्थाएं थीं, जैसे स्थानीय लेवल पर जो विधायिकाएं थी या स्थानीय गवर्नमेंट थे, उनसे कहा गया कि अब आप अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं, इसमें हम उनको शामिल करेंगे। तो इस तरह से स्थानीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने वाला यह पहला अधिनियम आप कह सकते हैं, यानी कि स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रारंभ करने वाला यह पहला अधिनियम आप इसमें कह सकते हैं। अब स्थानीय का मतलब क्या हो गया? जैसे उस टाइम आपको पता है कि मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, बंगाल हो गया, इधर जो है आगरा है, इधर पश्चिमी जो प्रांत था, ये ढेर सारे प्रांत जो थे। यहाँ से फिर अब क्या होता है, ये ढेर सारे प्रांत भी अपने आप में क्या हो गए थे, एक तरह से एक एक प्रांत हो गए थे, वहाँ पे प्रशासन कर रहे थे। ब्रिटिश जहाँ पे हुकूमत थी, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश के जो क्षेत्र थे आ गए थे, जो कि रजवाड़ों के थे तो राजा राज कर रहे थे, जो नहीं थे यहाँ ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आ गए थे तो वो उस पर विधायिका थी, वहाँ पे वो काम कर रहे थे। इस तरह से साथियों आप इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि केंद्रीय विधायिका में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रणाली को स्थापित किया गया। एक डाटा ये आपको मिलता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया जाता है, इस एक्ट के तहत 1853 के एक्ट के तहत बंगाल में साथियों एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। एक गवर्नर जनरल तो है ही है, इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जाता है। कहाँ पे? बंगाल में। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1853 के एक्ट के तहत किस ऐसे प्रांत में अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, तो कहाँ पे होगा? बंगाल में होगा। एक डाटा ये मिला है आपको, तो इस तरह से इसको आप याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। यानी कि पहली बार ऐसा समय आया जबकि क्षेत्रीय जो थे लोग थे, क्षेत्रीय स्तर पर जो लोग थे, उनको भी इसमें प्रतिनिधित्व मिला कानून बनाने में। लेकिन साथियों अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कानून तो बना सकती थी, ये विधायिका कानून तो बना सकती थी, लेकिन इसका कानून जो कि गवर्नर जनरल होता था वह मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य नहीं होता था। वह मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। अब आइए देखते हैं मानने के कंडीशन में क्या होगा, ना मानने की कंडीशन में क्या होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ से पास होता है विधेयक तो वह पास विधेयक जाएगा गवर्नर जनरल के पास, और गवर्नर जनरल यदि उस पर हस्ताक्षर कर देता है, अगर उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह जो विधेयक है, यह विधेयक जो पास होकर के यहाँ पहुँचा था गवर्नर जनरल के पास, तो वह विधेयक अब अधिनियम बन जाएगा या एक्ट बन जाएगा, यानी कि अब कानून बन जाएगा। जैसे वर्तमान में हम उदाहरण आपको दें तो वर्तमान में जैसे इस टाइम पे देखते हैं आप कि वर्तमान में जब कोई भी विधेयक संसद में पास होता है, पास होने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, वह राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, तो वह अधिनियम बन जाता है। समझ रहे हैं, जब तक वह साइन नहीं किए रहते हैं तब तक वह विधेयक ही रहता है। तो इस तरह से इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, इस पर दूसरा निर्णय ये ले सकते हैं क्या कि इसको पास ना करें, इस पर साइन वो ना करें। तो यहाँ से पास विधेयक पर अगर वो साइन नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वीटो का यूज कर दिए। वीटो का यूज करने का मतलब यह होता है कि नकारात्मक शक्ति। वीटो का वास्तविक अर्थ अगर आपको समझना हो तो क्या कहेंगे, नकारात्मक शक्ति। यानी कि कोई भी व्यक्ति कुछ चाह रहा है, उससे निगेटिव आप चाह रहे हैं, तो उस शक्ति का उपयोग कर देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, नकारात्मक, उसके निगेटिव चला जा रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो इस तरह से वह नकारात्मक शक्ति होती है। इतना क्लियर हुए होंगे साथियों। तो आइए आगे भी चलते हैं, इसमें आगे भी बहुत बढ़िया चीज़ें हमको मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद जो थी उसके डायरेक्टर जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ना, तो उसके डायरेक्टरों की संख्या जो थी यहाँ पे अब घटाई गई। क्या की गई, घटा करके 18 कर दी गई। कितना कर दी गई, 18 कर दिया गया। तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या को घटा करके 18 कब किया गया, तो 24 से 18 पे लाया गया। कब, 1853 के एक्ट के तहत। तो इस तरह से साथियों इसके बाद आप देखिएगा कि विधिक सदस्य के रूप में, जो इसके पहले हमने आपको बताया था, इसके पहला वाला वीडियो आप देखे नहीं हो तो उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था क्या कि उसमें क्या किया जाता है, एक विधिक सदस्य की नियुक्ति की जाती है। किसके लिए, गवर्नर जनरल को विधिक संबंधी सहायता देने के लिए। तो अब उस विधिक सदस्य की जो नियुक्ति की गई थी उसको अस्थायी कर दिया जाता। क्या किया जाता, अब यहाँ पे देखिएगा, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में उसको पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पूर्ण सदस्य बना दिया जाता है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, आगे जो आता है आप देखिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद जो बनी उसमें 4 सदस्यों का, वैसे नियुक्त तो किए जाते, मनोनीत करने वाले वहाँ पे प्रावधान था कि 6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। अब उस 6 सदस्यों में से 4 सदस्य जो थे वो क्या किए जाते हैं, उनका चुनाव किया जाता है प्रांतीय स्तर से, प्रांतीय क्षेत्रों से वहाँ पे चुनाव किया जाता है कि आप चुन करके अपने प्रतिनिधि को भेज दीजिए, हम यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें हम शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में इनको शामिल करने के लिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल करने के लिए 4 सदस्यों का चुनाव जो होता है बंगाल से, मद्रास से और बम्बई से और आगरा से, यहाँ की प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाता है और उनको भेजा जाता है। कहाँ पर, गवर्नर जनरल की परिषद में। यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा, इन चारों जगहों के प्रतिनिधि क्या होते हैं, वहाँ पे जा कर के शामिल होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि इन चारों प्रांतों के ही सदस्य वहाँ पर गए थे। 4 सदस्य मनोनीत किए गए थे, 6 सदस्य मनोनीत किए जाने थे, किसके द्वारा, क्राउन के द्वारा। लेकिन उसमें से 4 सदस्यों का जो चुनाव किया गया वो कहाँ से किया गया, ये 4 सदस्यों का चुनाव बम्बई में और मद्रास और इसके बाद यहाँ पर जो है बंगाल और इसके बाद आगरा, इन चारों जगहों से किया गया। तो ये भी कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा।
आइए और आगे देखते हैं और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला चीज़ देखते हैं। तो यह जो इंटरेस्टिंग वाला चीज़ है ये है आपका सिविल सेवा से संबंधित। हमने साथियों इसके पहले वाला फिर हम बता रहे हैं, पहले वाला ही कि 1833 का जब हम लोग अधिनियम पढ़े थे तो वहाँ पे क्या किया गया था, वहाँ पे एक प्रावधान लाया गया था जिसमें ये किया गया था कि अब भारतीय भी सिविल सेवा में जाने के योग्य होंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो विरोध के बाद क्या कर दिया गया था, उसको वापस ले लिया गया था उस निर्णय को। तो हमने वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर ये वापस ले रहे हैं लेकिन 20 वर्षों बाद हमको यहाँ पर फिर ये मिलेगा। तो अब आ गया है वो चीज़ आपके सामने। अब यहाँ पे देखिएगा 1853 वाला जो अधिनियम लाया जाता है साथियों, इसमें फिर से वो प्रावधान अब शामिल कर लिया जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है, अब सिविल सेवा को भारतीयों के लिए भी प्रारंभ कर दिया जाता है, यानी कि भारतीयों के लिए भी अब सिविल सेवा को खोल दिया जाता है। और अब ये जो भारतीय जो यहाँ पे नियुक्त होंगे वह किस तरह से नियुक्त होंगे, यह एक निष्पक्ष रूप से यानी कि प्रतियोगिता के आधार पर चुने गए जो वहाँ पे क्वालिफाइड जो लोग होंगे वह वहाँ पे जा कर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप कह सकते हैं कि अब प्रतियोगिता आधारित यह परीक्षा होने लगी और उस प्रतियोगिता को जो क्वालिफाई किया वह इस पद पर नियुक्त होने का योग्य हुआ। इसके पहले क्या होता था, इसके पहले अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों को ही उस पर मनोनीत कर दिया जाता था प्रशासन में, जैसे डीएम, एसपी, एसएसपी ऐसे जो होते थे उनको किसके द्वारा किया जाता था, अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों को ही नियुक्त कर दिया जाता था। अब इसमें क्या किया गया, इसमें किया जाता है कि अब उनको उसी तरह मनोनीत करने के बजाय क्या किया जाता है, प्रतियोगिता किया जाता है, प्रतियोगिता करवाया जाता है और उस प्रतियोगी परीक्षा में जो क्वालिफाई होता है उसको क्या किया जाता है, उस पर नियुक्त किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए होंगे। आइए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह इसके बारे में कुछ कंटेंट क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया और चयन का आधार जो किया गया निर्धारित वह खुली प्रतियोगिता को किया गया। चयन का आधार जो निर्धारित किया गया क्या, खुली प्रतियोगिता को किया गया। और इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सिविल सेवा के लिए जो ये प्रावधान किया गया इससे संबंधित एक समिति का गठन किया गया। ये 1853 के चार्टर एक्ट के तहत प्रावधान है, तो यह 1854 में समिति का गठन किया जाता है। और जो समिति का गठन किया जाता है 1854 में वह मैकाले समिति कहलाती है। क्या कहलाती है, मैकाले समिति। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1854 में मैकाले समिति का गठन किसके लिए किया गया था, तो आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं, सिविल सेवा के सुझाव के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे आइएगा। अब आगे साथियों कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये इंटरेस्टिंग भी आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, कहीं पर भी आप किसी से भी पूछ भी सकते हैं। और वो पूछने का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी तैयारी करने आता है तो अगर सिविल की तैयारी करने आ रहा है तो उसको पहले ये पता होना चाहिए कि सिविल सेवा को प्रारंभ किसने किया, या सिविल सेवा का जनक कौन है, या सिविल सेवा का जो ये दिवस है वो कब मनाया जाता है, या सिविल सेवा का जो दिवस मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है, ये सिविल सेवा का दिवस जो मनाया जा रहा है ये कब से मनाया जा रहा है। ये सब सारे डाटा जो होते हैं आप इंटरेस्टिंग के रूप में किसी से मजाकिया तौर पर भी पूछ सकते हैं। तो आइए आप लोग देखते हैं इस पर हम लोग कि क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिविल सेवा की नींव जो रखने की कार्य किया इसने कौन किया, ये वारन हेस्टिंग ने किया। यानी कि सिविल सेवा का नींव कौन रखा, वारन हेस्टिंग ने रखा। लेकिन साथियों भारतीय सिविल सेवा का जनक अगर देखा जाए तो वह कौन कहलाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस कहलाता है। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यह भारतीय सिविल सेवा का जनक है और इसने सिविल सेवा में सुधार के लिए बहुत प्रयास किया, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, कहा जाता है इसको, इसी कारण से इसको कहा जाता है सिविल सेवा का जनक, भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। समझ में आया। इसके बाद आगे देखिएगा कि सिविल सेवा दिवस कब से मनाया जाता है। तो सिविल सेवा दिवस
दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाता है? अगर देखा जाए तो ये 2006 से मनाया जाता है। कब से? 2006 से मनाया जाता है। और 2006 से जो मनाया जा रहा है ये 21 अप्रैल को ही क्यों चूज किया गया, ये अब आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है साथियों, कि 21 अप्रैल को ही हम क्यों मनाएं सिविल सेवा दिवस। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि 21 अप्रैल 1947 को सर्वप्रथम आपके जो गृह मंत्री थे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उन्होंने क्या किया था, ये सेमिनार कहें आप, जो नए सिलेक्टिव होते हैं, जो आपके सिविल सेवा में चयनित होते हैं, ये प्रतियोगी जो वो चयन होकर के उनका जो आए, उनका एक तरह से संबोधन आप कह सकते हैं कि उनका पहला संबोधन था ये, किसका? पटेल जी का। और सरदार पटेल जी का ये जो संबोधन हुआ था उनका, वो 21 अप्रैल 1947 को हुआ था। या इस तरह से समझें कि जब नए नए सिलेक्ट होकर के आते हैं तो उनके सामने क्या होता है, कभी कभी बड़े लोग जाते हैं, स्पीच देते हैं। जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आगे जो अच्छा वर्क कर सकें उसके लिए एक प्रेरणा देते हैं। तो उस तरह से उस टाइम पर सरदार पटेल जी ने संबोधित किया था सिविल सेवकों को। और कब संबोधित किया था? 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1947 को। तब से यह जो है 21 अप्रैल, इस चीज़ को अब आप ध्यान दीजिएगा कि तब ही का डेट लिया गया और 2006 से इसको स्टार्ट किया गया कि 21 अप्रैल को ही हम मनाएंगे, क्योंकि 21 अप्रैल को सरदार पटेल जी ने संबोधित किया था सिविल सेवकों को। तो इस तरह से समझ में आपको आया होगा कि 21 अप्रैल को। अब दूसरी चीज़ आती है बात यहाँ पे कि 21 अप्रैल का जो डेट चूज किया गया वो अभी तक नहीं मनाया जा रहा था। ये अब 21 अप्रैल तो बात समझ में आती है, लेकिन 1947 कहा जा रहा। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि 21 अप्रैल 1947, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यार हमको स्वतंत्रता तो अगस्त में मिल रही है, कैसे पहले चले गए? तो हम आपको बताएं कि इसके पहले, स्वतंत्रता के पहले ही अंतरिम सरकार का गठन किया जा चुका था, संविधान बन रहा था। तो इस तरह से आपके दिमाग में अगर आए तो इस संदेह को दूर कर लीजिएगा कि वह डेट और तारीख और जो सन था वो 21 अप्रैल 1947 को ही मानिएगा। कभी ये मत दिमाग में ले आइए कि 21 अप्रैल को कैसे संबोधित कर देंगे, जबकि हमको स्वतंत्रता तो 47 में जो मिल रही है वो अगस्त में मिल रही है। तो ये तो चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस तरह से ये जो प्रावधान थे सिविल सेवक का जो भी है, हमने आपको बताया सिविल सेवकों से संबंधित। इसके अलावा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चार्टर एक्ट 1853 में साथियों एक प्रावधान और किया गया था आखिरी में। वो आखिरी में प्रावधान जो किया गया वो यह किया गया था कि जो सिविल सेवा ही बार बार आ रहा है, ये जो कंपनी है, कंपनी के शासन को कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट समाप्त कर सकती है, ऐसा अधिकार इसमें दिया गया। यानी कि इसमें कह दिया गया कि कंपनी के शासन को कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट समाप्त कर सकती है या समाप्त करने की घोषणा कर सकती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो ये 57 में विद्रोह होता है उसके बाद समाप्त किया जाता है, उसकी शक्ति तो यहीं पर ही रख दी गई थी। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे वहाँ पे उसको विद्रोह के बाद समाप्त कर दिया जाता है। तो आगे का जो भी होगा हम लोग आगे का विद्रोह देखेंगे और उसके बाद 1858 का जो आएगा अधिनियम उसको देखेंगे कि कैसे आया, क्यों आया, क्या परिस्थितियां थी। वो जो आया वो कहाँ पे पढ़ा गया, इलाहाबाद में ही पढ़ा गया था, ये भी आप जानते हैं। तो कौन पढ़ा था, किस स्थान पर पढ़ा था, उस चीज़ को हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। तब तक उस वीडियो के आने का इंतजार करिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई में भी व्यस्त रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और कर दीजिए कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर इस कंटेंट में आपको, इस वीडियो में आपको कोई कंटेंट आपको किसी भी तरह से दिक्कत लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है यहाँ पर आप कमेंट करिए। कमेंट का हम पूरी तरह से जवाब देंगे। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। तब तक मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।